अजीत अगरकर ने कहा था 25 सितंबर को कि मोहम्मद शमी के बारे में मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, मोहम्मद शमी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, उन्होंने ज़्यादा कुछ मैचेस खेले नहीं है। मोहम्मद शमी ने पलटवार 1 महीने बाद किया है। देखिए साफ कहा है कि आप कम्युनिकेशन जब करोगे तब तो अपडेट लोगे, तब अपडेट आपको दूंगा ना। उन्होंने कहा भाई हमने चैंपियंस ट्रॉफी खेल लिया, आईपीएल खेल लिया, दिलीप ट्रॉफी खेल लिया, जितने मैचेस आप खिलाते हो उतने खेलता हूँ। अमृत सर हमारे साथ हैं, राजीव सर हैं। अमृत सर का एक स्टेटमेंट कुछ दिन पहले का था, उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन नहीं होता है। अजीत अगरकर कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। उस दिन तो चलिए एक्सेप्ट भी किया था, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर शमी कह रहे हैं आपने कांटेक्ट ही नहीं किया, इन्फॉर्मेशन कहाँ से देते हैं? यार देखो, एक नंबर के झूठे अजीत अगरकर हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो मैं ओपनली बोलना चाहूँगा, आप कह रहे हो यार, एक तो आदमी मुझे नहीं लगता है, राजू भाई मेरे से ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट कवर किए हुए हैं, इनका इतिहास है कवर करने का, उन जर्नलिस्ट में से हैं। यार आप मुझे ये बताओ राजू भाई, पिछले 5 साल में, पिछले 3 साल में अजीत अगरकर को आपने कितने बार डोमेस्टिक सीजन में क्रिकेट कवर करते हुए या फिर डोमेस्टिक गाँव गलियों में जाकर ढूंढते देखा है? इसी साइन के साथ हैं आप? मेरा तो एक सवाल आपसे है पहले तो, कि वो ऑस्ट्रेलिया गए कि नहीं? क्योंकि जाएंगे। पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। खाली वो विदेश दौरे पे नजर आते हैं। उनके पास एक आइडियली एक चश्मा है ओकली का जो पहनते हैं, ताकि उनकी नज़रें किसी से ना मिलें और चुपचाप वो अपना जाए, घूमे टहलें ऑस्ट्रेलिया और वापस आ जाएं। डोमेस्टिक क्रिकेट से उनका कोई लेना देना नहीं। अगर उनको डोमेस्टिक क्रिकेट से लेना देना होता तो मोहम्मद शमी की फिटनेस के बारे में भी उनको पता होता, प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में भी पता होता, ईशान किशन के बारे में भी पता होता, और इन सब के बारे में उनको ये भी पता होता है कि सवाल होंगे मेरे से कि आप इनको क्यों कंसिडर नहीं कर रहे हैं, और आपके पास जवाब होना चाहिए कि मैं इस वजह से आपको कंसिडर नहीं कर कह रहा रहे हैं कि अपडेट ना होना है गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर। बहुत गैर जिम्मेदाराना। आप बीइंग अ चीफ सेलेक्टर, आपके पास तो पूरी लिस्ट होनी चाहिए। आपके पास जो एनसीए है वहाँ से लिस्ट आती है कि ये पेस बॉलर्स फिट है, ये बैट्समैन फिट है, ये विकेट कीपर फिट है। उनमें से देन आप फिटनेस के आधार पे फिर आप शॉर्ट लिस्ट करते हैं और देन टीम बनती है। इतना प्रोसेस मैंने अपनी आंख से देखा है। अब मैं किस सेलेक्टर के साथ देखा है ये नाम नहीं बताऊंगा। पृथ्वी शॉ का भी नाम ले लो। हाँ, पृथ्वी शॉ भी नाम। तो मैं कह रहा हूँ, जब 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 आप अवेयर ही नहीं है कि कौन, इनको तो भी नहीं पता होगा कितने प्लेयर स्टेट चेंज कर चुके हैं, आप पूछ के देख लीजिएगा। सरफराज का भी नाम लो आप। सरफराज, जिसने हाँ बजट कम सरफराज, किया है। बिल्कुल सरफराज का नाम लूंगा। उस बेचारे की, तो यार उस बेचारे को भाई, ऐसा टारगेट किया गया है। ये तो तब होगा ना जब वो आदमी अपना काम करेगा। हाँ, नहीं कर रहे वो हो। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में प्लेयर्स को देख के फिर यही प्लेइंग 11 चुनेंगे दक्षिण अफ्रीका के लिए। फिर दक्षिण अफ्रीका जाएंगे, फिर सेम प्लेइंग 11 गौतम गंभीर भैया इस पे साइन कर दो, खाली यहाँ कर दो, वो आप वो हाँ कर देंगे। वो ये ट्रैवल क्यों करते हैं, क्या पर्पस होता है? मैं कोच है ना, देख भाई वो देखेंगे क्यों ना। जाएगा सर? तो भाई सिलेक्टर नहीं जाएगा तो कैसे देखेगा सिलेक्टर कप्तान सही से कप्तानी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि वाइस कैप्टन जो है। सेलेक्टर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हर बार अजीत अगरकर नहीं जाएंगे। आप 5 आदमी आप भेजो ना, आरपी सिंह है आपके साथ, प्रज्ञान हो जाए, क्या वो क्रिकेट नहीं खेले वो, आप उनको भेजो ना। मतलब ये कहीं लिखा थोड़ी चीफ सेलेक्टर हर जगह जाएगा। इससे पहले का भी रिजीम हमने देखा है, अलग अलग चीफ सेलेक्टर देखे हैं, हर आदमी भेजता था। मैंने पिछला रिजीम देखा है जब सुब्रत बनर्जी भी जाते थे, उनके साथ सलील अंकोला थे, उनको हमने देखा अलग अलग जगह पे। तो ये कंपल्जन कैसे हो गया अचानक, चीफ सेलेक्टर ही जाएगा हर जगह, ये किसने रूल बना दिया है? तो ये इसका जवाब तो देना चाहिए। मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर हुआ तो मैं अजीत अगरकर से पूछूंगा जरूर कि आपके वीज़ा में इतनी, मतलब आपके पासपोर्ट इतनी जगह है कि आप हर बार आपका वीज़ा या तो आपने लगवा रखा है 5 साल के हर जगह जहाँ पे होगा, बाकी सेलेक्टर का वीज़ा नहीं लगने दे रहे हैं कि भैया इनका वीज़ा नहीं है इसलिए हम हर जगह तो जाएंगे। इससे नुकसान क्या हो रहा है? डोमेस्टिक प्लेयर्स को नुकसान हो रहा है, जो खिलाड़ी हमारे डोमेस्टिक। नुकसान ये हो रहा है उत्कर्ष कि कोई पूछने वाला नहीं ना। अगर वो जो अगर खाली अजीत अगरकर विदेश जाएंगे तो बाकी 4 तो देख ही नहीं पा रहे। टीवी पे वो चीज़ नहीं देख सकते आप जो आप नंगी आंखों से देखते हैं वहाँ। तो अगर आप बाकी के 4 सेलेक्टर देख ही नहीं रहे विदेश में क्या हो रहा है, तो बेचारे जवाब क्या देंगे? मीटिंग में आएंगे, 4 का साइन होना है, चीफ सेलेक्टर का साइन होगा, सेक्रेटरी का साइन हो गया, बन गई टीम। तो आजकल तो यही प्रोसेस चल रहा है। अब तो आगे 15 नाम दे दिए जाते हैं, अजीत अगरकर देखते हैं उसमें साइन मारते हैं, फिर बाकी 4 से कहते हैं भाई साइन मारो, टीम अनाउंस करनी है। हो रहा है ये ऐसी सिलेक्शन। नहीं, उनके एक स्टेटमेंट की और चर्चा हो रही है, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था रोहित विराट को लेकर, दे आर नॉन कमिटल। उसके बाद कप्तान आए, दूसरा स्टेटमेंट देकर चले गए। तो सवाल ये उठ रहा है कि अजीत अगरकर जो फैसले ले रहे हैं, जो स्टेटमेंट ले रहे हैं, सर जो कहते हैं कि डायरेक्टिव आ रहे हैं, खुद अपने मन से ले रहे हैं। देखो अजीत अगरकर का जो पिछले कई बार से मैं बिहेवियर, उनके स्टेटमेंट को अगर आप गौर करें तो एक बात समझ में बिल्कुल आ रहा है कि उनका कनेक्शन अपने साथी खिलाड़ियों के साथ या फिर टीम के वो खिलाड़ी जो टीम इंडिया के पार्ट रह चुके हैं और अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं डोमेस्टिक सर्किट में वापस का दरवाजा खटखटाने के लिए, उनके साथ नहीं है। मोहम्मद शमी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। देखो एक खिलाड़ी को अगर आप 2 महीने या 3 महीने भी छोड़ दिए उसके पिक टाइम पे तो उसका पूरा करियर खत्म हो जाता है। आपको क्या लग रहा है मोहम्मद शमी 2026 के बाद वो इंटरनेशनल उनके अंदर वो
जज्बा रहेगा नहीं रहेगा, वो आदमी डोमेस्टिक खेलते खेलते खत्म हो जाएगा यार। एक डोमेस्टिक में एक फास्ट बॉलर को कितना यूज करना है कितना नहीं करना है वो अलग चीज होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपके भैया एक मैं क्या कहूँ कि ये बहुत कोहिनूर खिलाड़ी है आपके लिए, इनको कितना इस्तेमाल करना है। आप डोमेस्टिक पे खिलाए जा रहे हो, वो आदमी बिल्कुल सही कह रहा है। आप फिटनेस की बात कैसे करते हो जब वो रणजी खेल रहा है, वो डोमेस्टिक सीजन आपका खेल रहा है, फिर आप कहते हो कि ओडीआई के लिए फिटनेस नहीं है, तो कौन सी फिटनेस है वो? एक बार पूछना चाहिए मुझे लग रहा है अमृत भाई कि टफ क्या है ज्यादा खेलना, 4 डे टफ है, 50 ओवर टफ है या 20 ओवर की क्रिकेट टफ है? हर आदमी यही कहेगा डेज क्रिकेट टफ है। अब वो भाई दिलीप ट्रॉफी भी खेल लिया उसने, 4 दिन पूरी बॉलिंग 30 ओवर बॉलिंग करी उसने। उसके बाद उससे पहले वो चैंपियंस ट्रॉफी खेल के आए थे। फिर आपने पहले कहा कि यार वो फिटनेस उनकी नहीं है, तो जो फिटनेस नहीं तो 30 ओवर गेंदबाजी कैसे कर रहा है, और 30 ओवर गेंदबाजी कर रहा है तो इसका मतलब फिट है। तो मतलब मोहम्मद शमी की नहीं है, मोहम्मद शमी तो चलो एक बात, क्यों मोहम्मद शमी को पता है, अगर मोहम्मद शमी थैंक यू यार, अगर आप ये बात नहीं बोलते मीडिया में आके और इस तरह ओपन तरीके से नहीं बोलते हैं तो ये जो मनमानी चल रही है ना ये कंटिन्यू चलती है। अब देखो कई सारे प्लेयर्स बाहर आएंगे। नहीं, इसमें अजिंक्य रहाणे है, उनका स्टेटमेंट भी आया। ईश्वरन ने बयान दिया जी, जो बेचारा सबसे सीधा क्रिकेटर मेरी नजर में जिसको मैंने देखा है रिसेंटली, वो सिर्फ उसने कहा कि उससे पूछा गया टीम इंडिया के बारे में, बेचारे ने कहा नहीं मैं बंगाल पे फोकस करना चाहता हूँ। अब आप सोचिए कितना मोराल उस बंदे का गिरा है, जो आदमी कभी कहता था नहीं मैं टीम इंडिया में आने के लिए सीजन खेलूंगा और रन बनाऊंगा। मैं इसी पे जानना चाहूंगा क्योंकि उनके स्टेटमेंट को आगे बढ़ाऊं, जो रहाणे ने कहा, उन्होंने कहा कि देखिए मैं चाहता हूं हमारे जो खिलाड़ी हैं वो बीसीसीआई के सेलेक्टरों से डरे ना। तो क्या डरते हैं खिलाड़ी सेलेक्टर से? इतना बड़ा हो रहा होता है नहीं, बिल्कुल होता है यार, कौन सुनेगा। एक बात बताओ, सेलेक्टर और आजकल जो कोच साहब हैं गौतम गंभीर साहब, अब जो अजीत अगरकर कर रहे हैं, लोग को तो लग रहा था गौतम गंभीर कर रहे हैं सारा काम, लेकिन जो क्लियर कट मोहम्मद शमी ने बोला है कि भैया चयन कोच को जब मैं दूंगा ही नहीं लेटर में आपका नाम, तो आपका नाम का चयन में कैसे आएगा? पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ये है कि भाई क्या इतना पैसे का आपको वो चढ़ गया है, शुमार चढ़ गया कि आप कुछ मतलब बीसीसीआई को समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन क्या कर रहा है, किस तरह से टीम चल रही है, मतलब किधर ले जा रहे हो यार। कितना भाई अमीर बोर्ड हो, अरे अच्छे अच्छे अमीर कंगाल होते हैं यार। एक से एक बोर्ड को हमने देखा भिखारी बनते हुए। ये वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को देख लो, किस होटल में बेचारे रुके हुए थे, क्या उनको डीए मिला था, क्या वो खाना खा रहे थे। आप जहां से उठ के गए हो ना, आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि आप मुझे आपका लास्ट स्टेटमेंट याद आता है कि उनको टीम बना के दे दी जाती है, पढ़ के चले जाते हैं। तो काम ही क्या है वो बताओ, करते क्या है बेचारे। अब तो उनको थोड़ा कैमरे पाने का शौक है बेचारे को, तो वो कौन सा चश्मा बोला था आपने? ओगले का चश्मा पहन के वो बेचारे आते हैं, ऐसे निकाल के टेबल के सामने रखते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ ये है वनडे की टीम, ये है T20 की टीम, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर जॉइनिंग अस। उसके बाद वो निकल जाते हैं। फेवरेट खिलाड़ी की लिस्ट लेके जाते हैं ना। अब सपोज करो 2 आदमी बैटिंग कर रहा हो, सामने अजीत अगरकर साहब बैठे हैं हमारी चेयर पे, अब देवदत्त पट्टिकल बैटिंग कर रहा है तो आपने देख रहे हैं, और जैसे अभिमन्यु श्रीरन आए वहाँ पैसे हो जाए, तो फिर आप उधर बात करना शुरू कर दें। तो मतलब ये तो बड़ा सिंपल लॉजिक है, जिसको आप पसंद करें उसकी बैटिंग देखेंगे, नहीं तो आप हाँ और बताइए क्या हाल चाल है, उधर बेचारा बैटिंग कर रहा है, स्ट्रोक्स मार रहा है, बढ़िया बढ़िया शॉट, आप पीट करके बैठ गए। तो आजकल यही हो रहा है सिलेक्शन में। तो नहीं, आप ये कहना चाह रहे हो कि सिर्फ अजीत अगरकर फोकस जो कर रहे हो हर्षित राणा के सिलेक्शन में फोकस कर रहे हैं? हर्षित राणा को तो उन्होंने 4 आंखों से देखा है, जो क्वालिटी उन्होंने देखी है, दिखाया गया है। वो तो वो संजय है ना एक साथ में, दो ओकले के भी तो हैं जिसमें सुनिए युधिष्ठिर, वो कहता है ना धृतराष्ट्र को किसने महाभारत की कहानी सुनाई थी। मत बोलिए फिर, उनकी फिर बोलने लगेंगे कि उनके फादर नहीं है सेलेक्टर। नहीं, मैं तो पर्थ में तारीफ करके आया हूँ जब उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एक धृतराष्ट्र है हमारे एक सिलेक्शन कमेटी में। सुनिए उत्कर्ष भाई, हमारे सिलेक्शन में कमेटी में एक धृतराष्ट्र है और एक संजय है। तो उन्होंने पूरा सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो संजय बताते हैं उनको, वो आंख बंद करके अपना साइन कर देते बिना कुछ देखे। तो ये हालत चल रहा है, धृतराष्ट्र और संजय का जो कॉम्बिनेशन है हमारे सिलेक्शन कमेटी में, वो कमाल कर रहा है इस समय, और वो कमाल का नतीजा है। उसमें कौन से कितने प्लेयर बर्बाद हो रहे हैं उसमें? अगर आप गिनाना शुरू कर दिया था मैंने, ईश्वरन, शमी, ये और सरफराज है, बहुत से नाम आएंगे। तो किशन है यार, किशन कहाँ पीछे, मीलों पीछे छूट गया बेचारा। हाँ, पेस बॉलिंग में देख लीजिए आप कितने आए और गए। आकाशदीप को क्या हुआ भाई, उसने ऐसा क्या खराब किया था मुझे पूछना है जरा। वो 10 विकेट लेके वो हिस्ट्री क्रिएट किया, आपने उसको साइडलाइन कर दिया। वो बिहार उमेश यादव ने संन्यास ले लिया, उमेश यादव ने भी संन्यास नहीं लिया, उसको तो भूल गए लोग, भूल गए हैं उसको। तो मतलब ऐसे में न जाने कितने क्रिकेटर्स आपको गिना सकता हूँ जिनको मतलब जिन्होंने अच्छा किया और साइडलाइन हो रखे हैं। तो मतलब आप क्या करेंगे? तो वो धृतराष्ट्र संजय की जोड़ी चल रही, जब तक चलेगी चलेगी। यू नो वन थिंग, कभी कभी क्या होता है ना कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में इतना चले जाते हो ना, या आपको पता है कि यार मेरे ये 5-15 प्लेयर हैं जो अगले 5 साल के लिए मैंने सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद अब जो चल रहा ठीक है देखा जाएगा, 1-2 खिलाड़ी ऊपर नीचे होंगे, तो भाई उसके लिए मेहनत क्यों करनी है? आईपीएल तो खेलेगा ना वो खिलाड़ी। मेरा सवाल ये उठता है कि अजीत अगरकर अभी से नहीं है, अजीत अगरकर राहुल द्रविड़ के भी साथ थे, कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। रोहित शर्मा कप्तान थे, किसी ने सवाल नहीं उठाया। राहुल द्रविड़ के साथ थे तो, लेकिन राहुल द्रविड़ कहाँ से उठ के आए थे?
वो आदमी आने के साथ ही सिलेक्टर नहीं बना था, वो अंडर 19 टीम को आपको ट्रेन करता था। वो कई साल की मेहनत करने के बाद आपको पोटेंशियल वाली टीम देके गया। उसने डोमेस्टिक सर्किट के साथ ही साथ मैं बता दूं, राजू भाई ने कवर भी किया होगा क्योंकि मुझे पर्सनली पता है इस बात का है। वो स्कूल लेवल क्रिकेट में जाकर लोगों से बात करते थे। वो अपने कर्नाटक की बात कर लो, बेंगलुरु की बात कर लो, दिल्ली की बात कर लो, मुंबई की बात कर लो, मैं कई ऐसे स्कूल जानता हूँ। तो उनका कितना दखल होता था उस वक्त सिलेक्शन में? नहीं, वो इसमें घुसते ही नहीं थे। उनको अच्छे प्लेयर्स चाहिए थे और वो चयन करता था, सवाल भी कर सकते थे ना। अब देखो कोच आपका जाता नहीं है कहीं भी। अमरीत भाई की बात आगे बढ़ाऊं, जो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। राहुल द्रविड़ अंडर 19 टीम को ले आगे बढ़े, देन वो इंडिया के कोच बने, फिर वो जाके इंडियन टीम, तो ये प्रोसेस था पूरा। उनको पता था अंडर 19 से जो इंडिया ए में आया और इंडिया ए से जो सीनियर टीम में आ रहा है उसकी रग रग से वो वाकिफ थे। आप सीधे उठा के हेड कोच बन गए टीम इंडिया। इससे पहले कोचिंग की है कभी उन्होंने? ना अंडर 19 की उन्होंने, ना इंडिया ए की है। मैं केकेआर को गिनते ही नहीं। मैं आईपीएल तो मतलब आईपीएल को कैसे गिनेंगे? आईपीएल की थी उन्होंने 5 साल दिल्ली के सांसद थे ना वो 5 साल। अब हाँ वो एक काम आ रहा हो तो बात अलग है, अदरवाइज जो 5 साल किया उन्होंने वही कर रहे हैं। तो राहुल द्रविड़ उनमें बहुत फर्क है। राहुल द्रविड़ प्रोसेस के थ्रू कोच बने थे। मैं रोल समझना चाह रहा हूँ। तब अजीत अगरकर कहाँ थे, आज कहाँ पर है? कितनी फ्रीडम तब थी और कितनी अब है? फ्रीडम को, उनको फ्रीडम चाहिए। उनको तो खाली राहुल द्रविड़ ने, ऐसा नहीं राहुल द्रविड़ नहीं बताते होंगे, राहुल द्रविड़ भी कहते होंगे कि यार ये खिलाड़ी हैं जो मैं जिनको चाहता हूँ कि आप इनको देखें। और यहाँ क्या संदेश आता है कि ये खिलाड़ी चाहिए। जब आप ये खिलाड़ी चाहिए और इन खिलाड़ी को देख लीजिए, इनमें जो बेस्ट हो उनमें से आप दीजिए, तो फर्क हो जाता है। राहुल द्रविड़ भी बताएंगे ना आगे अंत तो कम से उस समय कैप्टन का भी रोल होता था। कैप्टन का रोल तो हमेशा होता है। देखिए बिना कैप्टन के सिलेक्शन तो होते हैं, अभी भी है तो नाम पे। लेकिन फर्क है ना, पहले के जो कप्तान थे वो कोच अपना चुनते थे, अब जो है कोच कप्तान चुन रहा है, तो ये फर्क है ना। पहले क्या होता था, जो राजू भाई ने कहा कि पहले 20, 25, 30 नामों पे चर्चा होती थी। 6 घंटे 8 घंटे मीटिंग चलती थी, दौर हुआ करता था। एक दिन चयनकर्ताओं की मीटिंग चली, इसके बाद कप्तान के साथ चला, फिर शाम में टीम अनाउंस हो रहा है। अब बकायदा हर प्लेयर की ब्रीफिंग होती थी कि अगर हमने सपोजर भज्जी को चुना तो भज्जी का डोमेस्टिक सीजन का रन ये है। उसके बाद क्वेश्चन भी वैसे ही होते थे कि आपने इस खिलाड़ी को चुना जिसका डोमेस्टिक सीजन में रन ये है, उसको आपने नजरअंदाज क्यों किया? आज के लिए सवाल भी गायब हो गए यार, कोई पूछता ही नहीं है। नहीं, एक सवाल अश्विन ने पूछा है, उनका कहना है हर्षित राणा को किस बेस पे सिलेक्शन किया जाता है? मैं चाहता हूं सिलेक्शन मीटिंग लाइव हो। इसलिए देखो अश्विन, मैं बोले नीतीश रेड्डी का क्या परफॉर्मेंस है ओडीआई क्रिकेट में, आप उनको लेके जा रहे हैं। बिल्कुल सही था। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए भैया हमें कि हमें हार्दिक पांड्या गया तो ऑलराउंडर ही चाहिए। अरे यार आप देखो तो उन्होंने किया क्या है ओडीआई क्रिकेट में? मेरी नजर में तो नीतीश रेड्डी ने कुछ नहीं किया। टेस्ट मैच में अच्छा कर क्या है, आपने रेड बॉल क्रिकेट की वजह से आपने उनको डाल दिया ओडीआई टीम में। अश्विन की इस बात से सहमत है कि मीटिंग लाइव होनी चाहिए? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? करें लाइव, आप उसे क्या दिक्कत है? मैं ये देखो कई चीजें हो सकती हैं, मीटिंग लाइव हो चाहे ना हो, ये तो अलग मसला है कि मेरे हिसाब से चलो नहीं है, ठीक है, आपका एक सीक्रेट है, आप रखो। लेकिन मेरा यही कहना है ना, आप जवाब तो दो। आप आते हो तोते की तरह क्या आप चले गए, आप कहते मुझे पता नहीं, वो कमिटल नहीं चलेगा। नहीं, सिंपल सी बात ये है यार मैं देखो ताली दो हाथ से बजती है। आजकल देखो वो जर्नलिज्म भी दौर भी चले गए हैं कि जो लोग पत्रकार आके पूछा करते हैं सवाल और डंके जोर से पूछते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि ये अजीत अगरकर चिल्लाएगा या गौतम गंभीर मुझसे बुरा मान जाएगा तो मेरे को कल को टीम के प्लेयर से मौका नहीं मिलेगा मिलने का, या इंटरव्यू करने का मौका नहीं मिलेगा। वो चीज होती भी नहीं है। कटिंग वगैरह में मिस कर देंगे, वो सब मिस कर देंगे। तो वो सब आप केक कटवाना है तो जाओ केक कटवाओ, खाओ केक, मलाई मारो। मेरा सिंपल ये कहना है कि आज की तारीख में अगर राहुल द्रविड़ जब होते थे ना तो कोच या सिलेक्टर्स की ना वॉट लगी रहती थी कि यार ये आदमी अगर पूछ लेगा कि मेरे को कर्नाटक का प्लेयर इस टीम में सिलेक्शन में आपके पैनल में क्यों नहीं है, इसका तो स्टैट्स ये है, इसका एवरेज ये है, इसका स्ट्राइक रेट ये है, उस पसीने छूट जाएंगे उसके। तो पहले हमने दौर दिखा है यार, किरण मोरे का नाम मैं लूंगा, संदीप पाटिल का नाम मैं लूंगा, मैं जिनको मैं पर्सनली जाना हूँ, उस दौर में उनके साथ बैठता था, मैं उठता था, देखता था चीजों को, समझता था कि यार वो लोग सर पकड़ के बैठते थे। मैं कह रहा भाई कि ये क्या है, ये मतलब मैं पूछता था कि क्या कोई गांव बसा रहे हो? तब भाई उसमें मतलब वो डॉक्यूमेंट्स हम कई बार उन्होंने देखा कि देखो बेटा ये है जो सिलेक्टर्स हैं वो 100-150 नाम पे चर्चा करने के बाद 50-60 नाम सिलेक्ट करते थे। फिर उन 50-60 नामों पे मंथन चलता था, ठीक है, पोटेंशियल किसके अंदर है। फिर कोच से बात होती थी। MS धोनी की मूवी में आपने देखा होगा कि जब किरण मोरे बोल रहे थे कि एक लड़का है उसको हमने देखा हुआ है, फिर गौरव फोन लाइन पे सौरव गांगुली थे, उधर से बोलते हैं ठीक है हम कंसिडर करते हैं MS धोनी को। तो ये सब बातें होती थी, घंटों होती थी बात। उसके बाद ओपिनियन, अब तो यार है ही नहीं ना यार। कोच को तो बोला कि बेटा तुम ऐसा है, तुम ज्यादा लोड मत लो, कप्तान को तुम खेलो, कॉकी भाई और ये भी भाई हमारे साथ है, अगरकर भाई हमारे साथ है, वो देख लेंगे। तो दो भाई खेल ही रहे थे, तुम बेटा एंजॉय कर। सिलेक्टर एक है, कोच बदल गए हैं, तो अगर दो डिफरेंस आप बता पाएं, दोनों जो हमारे अलग कोचिंग की जो टेक्निक है क्या है, सिलेक्शन में कितना रोल द्रविड़ का था, कितना गंभीर का रहता है? देखो
गंभीर का मैं दोष इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि भाई चलो उसका एक अपना एक ऑरा था, उसने अपनी लाइफ चूज की, मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, उसके बाद मुझे यहाँ जाना है, उनकी डेस्टिनी उनको लेके गई। ठीक है। राहुल द्रविड़, मैं जिंदगी भर एक खिलाड़ी की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तेंदुलकर से भी ज्यादा अगर रिस्पेक्ट करता हूँ तो मैं राहुल द्रविड़ की करता हूँ, मैं वीवीएस लक्ष्मण की करता हूँ। ठीक है। राहुल द्रविड़ की मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि भाई उसको ना कभी भी आप उल्टा पुल्टा बोलते देखते हुए, एग्रेसिव होते हुए नहीं देखे होंगे। राजू भाई मेरे से ज्यादा द्रविड़ के साथ टाइम स्पेंड किया क्योंकि जिस और का क्रिकेट उन्होंने कवर किया था पिक पर, मैं तो बहुत लेट स्टार्ट किया था उनको फॉलो करना। जब वो मैंने नाम जानना शुरू किए, वो मिलते तो कहीं स्माइल करना, बात करना, बहुत लेट हुआ। लेकिन फिर भी एक पर्सनालिटी दिखती है, या एक जेंटलमैन पर्सनालिटी है। क्रिकेट को जेंटलमैन गेम इन खिलाड़ियों के कारण आप कहते हो, आज के खिलाड़ियों के कारण आप नहीं कहते हो कि जेंटलमैन गेम है। अगर आज की क्रिकेट होती तो ये जेंटलमैन शब्द लगता ही नहीं इस क्रिकेट के साथ। तो जेंटलमैन शब्द जो है ना, ये थैंक्स टू राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले जैसे प्लेयर्स जिन्होंने इस रुतबे को बना के रखा है, इस औरे को बना के रखा है। एक मेरा भी ऑब्जर्वेशन है सर, राहुल द्रविड़ की कोचिंग के टाइम में और अब के टाइम में। राहुल द्रविड़ के टाइम में एक ऐसा पूल तैयार हो गया था कि 11 लोग चुनने बड़े मुश्किल हो जाते थे। 3-4 अलग अलग टीमें तैयार हो गई थी वहां पर, लेकिन फिर अब हम ऐसा देख रहे हैं कि 15 से 20 खिलाड़ियों में हम आ गए कि इन्हीं बीच अब सिलेक्शन होता है। ये वही जो मैंने पहले कहा था कि वो अंडर 19 से लेके फिर इंडिया है, देन वो इंडियन टीम के कोच बने, उनको सारा पता था। 15 नहीं 14, अच्छी तरह छोड़ दो। तो उनको सारा मैं कह रहा हूँ अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका नाम लेके जवाब दे देंगे। राहुल द्रविड़ उन कोचेस में थे जो बताते थे कि भैया T20 का ये सेट ऑफ प्लेयर्स है, आपका 50 ओवर के क्रिकेट में ये सेट ऑफ प्लेयर्स और टेस्ट क्रिकेट में ये सेट ऑफ प्लेयर, उनको पता था और इसीलिए पूल पड़ा हुआ। आज की तरह नहीं है कि इधर से उठाया इधर डाल दो, इधर से उठाया इधर डाल दो। किसी नए की एंट्री नहीं हो रही है। हाँ, तो नहीं हो रही बिकॉज क्योंकि पूल आपने बड़ा ही नहीं किया। पूल जिसमें तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं है नए खिलाड़ियों के बारे में, है ही नहीं क्योंकि आप जाते ही नहीं, आप देखते हैं। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। आईपीएल देखते हैं पूरा, आईपीएल पूरा देखते हैं। आईपीएल में तो देखने के भी हो सकता है पैसे मिलते होंगे ना भाई। उसमें तो चलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यार, हम लोग राहुल द्रविड़ और गौतम की बात कर रहे हैं। इन सबसे ज़्यादा डेंजरस कोच तो मैं रवि शास्त्री को मानता था। हाँ, जिनके बारे में कहा था मोस्ट एरोगेंट क्रिकेटर जो थे, लेकिन वो क्या टीम चलाई उन्होंने 3 साल। तो उनका भी एक तरीका था चलाने का, बॉन्डिंग एक अलग क्रिएट। हाँ, अलग बॉन्डिंग क्रिएट थी उनकी। देखो आपको ना अपना तेवर और फ्लेवर दोनों बदलना पड़ता है। देखो आपको ये पता है कि आप भारतीय क्रिकेट चला रहे हो, भारतीय क्रिकेट में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, हर तरीके का नेचर मिलेगा। रवि शास्त्री ने कूल कल्चर बनाया, द्रविड़ भी आए, राहुल द्रविड़ ने हर छूट दी, लेकिन कहा कि बेटा हर छूट का मतलब होता है कि अपनी लिमिटेशन क्रॉस मत करो। अब तुम सर पे चढ़ के मत मुतने लगो मेरे। तुम हो बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, बहुत अच्छा रहो, एंजॉय करो, फैमिली टाइम, गर्लफ्रेंड के साथ जाओ। मैंने कई खिलाड़ियों को देखा रात में हुक्का पी रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, हम भी साथ में बैठ के मतलब चाय पी रहे थे हम लोग, तो देखा हमने करते हुए उन लोग को। तो वो भी दौर था, लेकिन वो डांट नहीं पड़ती थी। भाई तुम्हारे डिसिप्लिन टाइम है, तुम इतने बजे अपने होटल आ जाओ, अपना खाओ पियो सो, सुबह मैच फिटनेस होनी चाहिए। एक सिलेक्शन को लेकर सिक्योरिटी भी रहती थी कि होगा, तो भाई आप रन बनाओगे ना, आप रन बना रहे हो, परफॉर्मेंस दे रहे हो, उसके बाद निश्चिंत रहो ना। और उस समय कप्तान भी तो देख लो आप कौन कौन हुआ करते थे। आजकल क्या है यार, इतने यंगस्टर्स की टीम बन गई है। और देखो यंगस्टर्स में भी क्या है ना, 24, 25, 26 साल के सारे बच्चे मिले हुए आपस में, वो खेल रहे हैं। अब मेरा बस यही एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। शमी के देखो अभी आप मान के चलो, शमी ने बात बोल दी है। अश्विन ने जो क्रिकेट छोड़ी इसी कारण छोड़ी है। अश्विन ने ओपनली कई बार बोला कि उनके छोड़ने का ही रीजन बिहाइंड विराट कोहली का नेचर भी था और माननीय श्री गौतम गंभीर साहब भी थे। अजीत अगरकर का रवैया उनके लिए अलग था। भाई किसी भी खिलाड़ी का ना करियर खराब मत करो। नई बात हो रही है, ईमेल करो, फोन करो, आदमी रख लो यार, बहुत पैसे बीसीसीआई के पास है। कुछ नहीं हो रहा तो हर्षित राणा को उस काम पे लगा दो कि बेटा तुमको 20 दिन फोन करना है, सबको पूछना है, हाल चाल पूछना है। ये काम तो हर्षित राणा कर लेंगे ना। बाकी डग में बैठ के पानी पिलाना अच्छा है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि भैया वो अच्छा काम है। हर्षित राणा अभी से कप्तान बनने की सिलेक्शन उनको मिल चुका है, तो कम से कम अब आगे सिलेक्टर कैसे बनना है, कोच के अंडर काम ही कर रहे हैं तो उनको पता कोचिंग कैसे करनी है उनको है। तो सिलेक्शन वाला काम भी अजीत भाई दे दो हर्षित राणा को, वो कम से कम फोन करके बातचीत तो कर लेंगे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, परफॉर्मेंस कैसा है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट में बात कर लें। सही आप कह रहे हैं, कम्युनिकेशन तो देखिए एटलीस्ट करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन अगर अजीत अगरकर नहीं करेंगे, डोमेस्टिक के खिलाड़ी अगर उनसे डरते रहेंगे तो टीम इंडिया के लिए एक अच्छी बात नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के लिए देखा जाए तो ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि हमारे खिलाड़ी इनसिक्योर फील करेंगे, फिर क्यों परफॉर्मेंस देंगे जब टीम में नहीं आना है। अजीत अगरकर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में आप भी बताइएगा।